आनुवांशिकता का अध्ययन करेंगे। आनुवांशिकता क्या होती है? एक कक्षा 10 का महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। आनुवांशिकता के जनक कौन हैं? तो आनुवांशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। आनुवांशिकता क्या कहलाती है? आनुवांशिकता माता पिता के लक्षणों का बच्चों में पहुंचना ही आनुवांशिकता कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि माता पिता के लक्षणों का बच्चों में जो स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होने की प्रक्रिया होती है, वही आनुवांशिकता कहलाती है। और आनुवांशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकता के जनक हैं। ये प्रश्न बहुत पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में। और आगे हम बात करें कि आनुवांशिक लक्षण क्या है, तो जो माता पिता से बच्चों में जो लक्षण पहुंचते हैं वही आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवांशिक लक्षण कैसे पहुंचते हैं बच्चों में, किस माध्यम से पहुंचते हैं और इसका प्रोसेस क्या होता है, इसको हम समझें तो जनन प्रक्रिया द्वारा बच्चों में माता पिता से लक्षण पहुंचते हैं और ये डीएनए के माध्यम से बच्चों में लक्षण पहुंचते हैं। जनन प्रक्रिया के दौरान डीएनए का प्रतिलिपिकरण होता है, अर्थात फोटोकॉपी होती है और बच्चों में लक्षण फोटोकॉपी के माध्यम से माता पिता के लक्षण कहाँ पहुंचते हैं? बच्चों में पहुंचते हैं। इसी दौरान फोटोकॉपी या प्रतिलिपिकरण होते समय उसमें थोड़ी सी विकृति आ जाती है, जिसके कारण माता पिता से लक्षण कुछ भिन्न हो जाते हैं और माता पिता से भिन्न लक्षण होने के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो विभिन्नताएं, जब लैंगिक लक्षण में हमें विभिन्नताएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं और अलैंगिक लक्षण में विभिन्नताएं देखने को कम मिलती हैं। विभिन्नताएं क्या होती हैं? तो माता पिता से जो भिन्न लक्षण होते हैं वही विभिन्नताएं होती हैं। आगे हम बात करें कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता का अध्ययन किया और उन्होंने किस पौधे का चयन किया, तो उन्होंने आनुवांशिकता का अध्ययन करने के लिए मटर के पौधे का चयन किया था। किस पौधे का चयन किया? मटर के पौधे का चयन किया। और कौन सी मटर? उद्यान मटर का प्रयोग किया। उद्यान मटर का प्रयोग किया। अब प्रश्न ये भी बनता है कि मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया? तो मटर के पौधे के चयन होने के कारण यह था, नंबर 1 चयन का कारण ये था कि ये 1 वर्षीय पौधा था। कितना वर्षीय पौधा था? 1 वर्षीय पौधा था। 1 वर्षीय पौधा का तात्पर्य यह होता है कि जो मटर होती है वो 1 वर्ष में फसल तैयार हो जाती है या पौधा तैयार हो जाता है, इसलिए उन्होंने अध्ययन किया। अब वो क्या, अगर जीव पर, एक मानव पर अध्ययन करते तो हो सकता है वो 2-3 पीढ़ियों तक अध्ययन ही कर पाते, जब तक वही नहीं रहते गोलोकवासी हो सकते थे। लेकिन उन्होंने 1 वर्षीय पौधा का चयन किया, जिसके कारण क्या हुआ, उन्होंने अपने समय में बहुत सारे पीढ़ियों का अध्ययन किया। तो मटर 1 वर्षीय पौधा था, इस कारण भी उन्होंने चयन किया। दूसरा कारण यह था कि यह द्विलिंगी पुष्प था। कैसा था? द्विलिंगी था। द्विलिंगी का तात्पर्य इसमें जो मादा जनन वाला अंग होता है या पुरुष जनन अंग अर्थात नर जननांग होता है, दोनों प्रकार के इसमें उपस्थित थे, अर्थात यह द्विलिंगी पुष्प होने के कारण भी मटर के पौधे का चयन किया। तीसरा यह है कि इसमें विपरीत लक्षण अनेक थे, 1 से अधिक विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया जा सकता था। चौथा यह भी था कि इसमें कृत्रिम परागण कराया जा सकता था। क्या कराया जा सकता था? कृत्रिम परागण की क्रिया कराई जा सकती थी, इसलिए भी मटर के पौधे का चयन किया। तो प्रश्न यहाँ पर अभी महत्वपूर्ण ये है कि आनुवांशिकता क्या है, फिर आनुवांशिकता क्या कहलाती है, फिर आनुवांशिक लक्षण क्या कहलाते हैं, विभिन्नताएं क्या है, आनुवांशिकता के जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकता के जनक हैं। इन्होंने किस पौधे का चयन किया? तो मटर पौधे का चयन किया
और मटर में भी किस मटर का चयन किया, तो उद्यान मटर का किया। क्यों किया, तो चयन होने का मुख्य कारण यह था कि एक वर्षीय पौधा था, द्विलिंगी था और इसमें एक से अधिक विपरीत लक्षण उपस्थित थे। इस कारण इन्होंने मटर के पौधे का चयन किया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें कृत्रिम परागण की क्रिया कराई जा सकती थी, अर्थात मानव के द्वारा आप उसमें परागण की क्रिया को कराया जा सकता था। अब इन्हें सफलता प्राप्त हुई। मेंडल को अनुवांशिकता से संबंधित सिद्धांतों को प्रतिपादन करने में इन्हें सफलता क्यों प्राप्त हुई, तो इसका मुख्य कारण यह था कि इन्होंने हमेशा ऐसे पौधे का चयन किया जो शुद्ध पौधा था। कैसा पौधा था? शुद्ध पौधे का चयन किया, शुद्ध व स्वस्थ पौधे का चयन किया। यह भी कह सकते हैं इन्होंने पौधे के लक्षणों का अध्ययन करते समय एक बार में एक ही लक्षण का अध्ययन किया, एक बार में एक ही लक्षण का अध्ययन किया। तीसरा, इन्होंने पौधों की अलग अलग क्यारियों में इनका बीजारोपण किया, तो अलग अलग क्यारियों में भी इन्होंने अध्ययन किया। चौथा, इन्होंने स्वपरागण की क्रिया को रोकने के लिए परागकणों को भी कट कर दिया, जिसके कारण भी इन्हें सफलता प्राप्त हुई। पांचवी महत्वपूर्ण बात थी कि इन्होंने हर प्रयोग या हर पीढ़ी का अध्ययन करते समय इन्होंने उनका लिखित रिकॉर्ड रखा। इस कारण मेंडल को बहुत अधिक सफलता प्राप्त हुई। देखिए, हम जीन का अध्ययन करेंगे। जीन क्या होते हैं, तो डीएनए का वह भाग होते हैं जिन पर क्या होते हैं, आनुवांशिक लक्षण उपस्थित होते हैं, उसे जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीन। और ये आनुवांशिक लक्षणों की मूल इकाई होते हैं जीन। आनुवांशिक लक्षणों की मूल इकाई क्या होते हैं? जीन होते हैं। लेकिन जो आनुवांशिक लक्षणों की मूल इकाई होते हैं वो जीन कहलाते हैं। लेकिन उस दौरान जब मेंडल इसका अध्ययन कर रहे थे तब जीन शब्द की व्युत्पत्ति नहीं हुई थी, अर्थात जीन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। तब मेंडल ने इसको कारक कहा था। क्या कहा था? कारक कहा था कि जिस पर किसी व्यक्ति के लक्षण निर्भर करते थे उसे मेंडल ने कारक कहा। लेकिन बाद में वैज्ञानिक आए जिनका नाम था जोहानसन। कौन सा नाम था? जोहानसन। और जोहानसन ने क्या किया? जीन्स शब्द को प्रतिपादित किया, मतलब कारक के लिए जीन्स किसने कहा था? जोहानसन ने कहा था। तो जीन क्या है? डीएनए का महत्वपूर्ण भाग होते हैं जिस पर क्या होते हैं, किसी व्यक्ति के आनुवांशिक लक्षण उपस्थित होते हैं। जीन क्या होते हैं? आनुवांशिक लक्षणों की मूल इकाई होते हैं। और यह जीन को बेटा मेंडल ने क्या कहा था? कारक कहा था। लेकिन बाद में जोहानसन वैज्ञानिक आए, उन्होंने कारकों के लिए किस शब्द से संबोधित किया? जीन से। देखिए, अगला टॉपिक है हमारा एलील। एलील क्या कहलाते हैं? एक ही लक्षण के तुलनात्मक रूपों को व्यक्त करने के लिए, मतलब कोई एक ही लक्षण है और उनका तुलनात्मक रूप को व्यक्त करने वाले जीन्स को ही हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। जैसे हम लंबाई के दो तुलनात्मक रूप हो सकते हैं, एक लंबा और दूसरा बौना, तो उनको व्यक्त करने के वाले जीन्स क्या कहलाएंगे? एलील कहलाएंगे। अब हम समझें संकर तथा संकरण क्या है। जब विपरीत लक्षणों वाले नर और मादा के बीच निषेचन कराया जाता है तो इस क्रिया को हम संकरण कहते हैं। क्या है? जब विपरीत लक्षणों वाले नर और मादा के मध्य क्या कराया जाता है? संकरण कराया जाता है, तो इस क्रिया को संकरण कहते हैं। तथा इनसे जो संतानें उत्पन्न होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? संकर कहते हैं। अब एक संकर संकरण क्या है? अगला टॉपिक यह है, ये शब्दावलियां हमें जानना चाहिए।
एक संकर संकरण वह कहलाता है जब हमें किसी जीव के एक विपरीत लक्षणों का अध्ययन करने के लिए हम संकरण कराएं तो वह एक संकर संकरण है। जैसे या तो हम लंबाई के दो विपरीत युग्मों के मध्य हम संकरण कराएं तब क्या होगा, वह एक संकर संकरण होगा। और जब हमें दो विपरीत लक्षणों का अध्ययन करना हो तो फिर जो संकरण कराना पड़ेगा वह हमारा कैसा संकरण कहलाएगा, द्वि संकर संकरण कहलाएगा। प्रभावी लक्षण क्या कहलाते हैं तथा अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, तो इसको समझाने कि जब प्रथम पीढ़ी में जो संतानें प्राप्त होती हैं और जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं वह प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, और जो लक्षण दिखाई नहीं देते हैं वो अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। तो हमें एक संकर संकरण क्या है, द्वि संकर संकरण क्या है, प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण क्या है, ये हमें जानना होगा। अनुवांशिक लक्षण किनके कारण निर्भर करते हैं, जीन के कारण। और जीन शब्द प्रयोग किसने किया था, जोहानसन ने किया था। कारक को ही क्या कहा गया है, जीन कहा गया है। तो इनके प्रतीक क्या होते हैं हमें समझेंगे। प्रभावी लक्षण के जीन क्या होंगे, तो जैसे प्रभावी लक्षण लंबा होता है तो लंबा का जीन क्या होगा, कैपिटल टी लंबा है, और गोल है तो कैपिटल आर काय का जीन प्रतीक होगा, लंबापन का बताएगा। और जो कैपिटल वाई है वह पीलापन को यानी पीला रंग बताएगा। अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, जो लक्षण हमें प्रथम संतान में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते हों वो अप्रभावी लक्षण होते हैं। उनके जीन क्या होंगे, जैसे स्मॉल टी लिखा तो बौनापन बताएगा, और स्मॉल आर लिखा तो वो झुर्रीदार बताएगा, कैसा होगा पौधा, झुर्रीदार होगा। और स्मॉल वाई किसको बताएगा, हरे रंग को। किस रंग को, हरे रंग को। मैं बात करूं एक इसको झुर्रीदार को, और हरा स्मॉल वाई हरे को, स्मॉल टी किसको, बौने को। ठीक उसी प्रकार कैपिटल टी लंबापन को व्यक्त करेगा, कैपिटल आर किसको व्यक्त करेगा, गोल को, और कैपिटल वाई किसको व्यक्त करेगा, पीलापन को। और जो पीढ़ी होगी जैसे पी, तो पीढ़ी है, ये हमारी पी कौन सी पीढ़ी होगी, जनक पीढ़ी होगी। इनसे उत्पन्न जो संतानें होंगी वो संतानीय पीढ़ी कहलाएंगी। जैसे F1 लिखा तो प्रथम पीढ़ी कहलाएगी, F2 लिखा तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी कहलाएगी, और F3 लिखा है तो तीसरी संतानीय पीढ़ी कहलाएगी। ऐसे ऐसे करके ये हमारी शब्द बलियां होती हैं। प्रभावी लक्षणों को व्यक्त करने वाले टी आर वाई, और अप्रभावी लक्षणों को व्यक्त करने वाले टी स्मॉल आर स्मॉल वाई। जनक पीढ़ी को व्यक्त करने वाला जो जीन्स होगा वो पी होगी, वो संतानीय पीढ़ी F1 F2 F3। देखिए प्रत्येक लक्षण को व्यक्त करने के लिए दो विपरीत लक्षण होते हैं, और दो विपरीत अगर किसी लक्षण को व्यक्त करने वाले दोनों जीन क्या हो, एक जैसे हो, तो वह कहलाते हैं समयुग्मजी। जैसे मैं कहूं कैपिटल टी, ये क्या है, एक ही लक्षण के दो विपरीत जीन हैं और दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो वह क्या होगा, समयुग्मजी होगा। जैसे कैपिटल आर ये क्या है, समयुग्मजी है। कैपिटल वाई ये क्या है, समयुग्मजी है, क्योंकि ये एक ही लक्षण बता रहा है, लंबापन, और इसके दोनों जीन क्या है, कैपिटल टी है, तो ये क्या कहलाएंगे, समयुग्मजी कहलाएंगे। जैसे कैपिटल आर ये बताते हैं कि बीच का जो आकार होगा वो गोल होगा, और दोनों ही एक ही लक्षण को व्यक्त कर रहे हो, दोनों के जीन कैसे हैं, आर है, तो ये क्या कहलाएगा, समयुग्मजी। और ये है कैपिटल वाई जो बता रहा है कि ये कैसा होगा, पीला होगा, रंग कैसा होगा, पीला होगा, और दोनों एक ही रंग को व्यक्त कर रहे हैं, और ये लक्षण कैसे हैं, समान हैं, तो क्या कहलाएंगे, समयुग्मजी कहलाएंगे। विषमयुग्मजी क्या होते हैं, विषमयुग्मजी को हम जाने तो एक ही लक्षण के दो विपरीत जीन या एलील क्या कहलाते हैं बेटा, विषमयुग्मजी कहलाते हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर
स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक ही लक्षण को व्यक्त करने वाले दोनों जीन कैसे हैं, अलग अलग हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, सभी विषम युग्मजीव, और ये सभी क्या कहलाएंगे, समयुग्मजीव। देखिए मेंडल के नियम ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मेंडल के बेटा 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 3 नियम होते हैं। ये विकल्प में क्वेश्चन पूछा गया है, मेंडल ने आनुवंशिकता से संबंधित कितने नियम प्रतिपादित किए, तो 3 नियम प्रतिपादित किए, जिसमें से प्रथम नियम आपका कौन सा नियम है, प्रभाविता का नियम है। प्रभाविता का नियम क्या कहता है, यह कहता है जब किसी एक ही लक्षण के दो विपरीत रूप वाले, मतलब एक ही लक्षण के दो विपरीत रूप वाले जनकों के बीच संकरण कराया जाता है, तो प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 में केवल प्रभावी रूप ही प्रदर्शित होता है। हम देखेंगे जैसे हमने प्रथम संतानीय पीढ़ी में ये क्या करा है, जब किसी एक ही लक्षण के दो विपरीत रूप वाली का तात्पर्य है प्रभावी तथा अप्रभावी जनकों के बीच संकरण कराया जाता है, तो प्रथम संतानीय पीढ़ी में हमें केवल कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। जैसे हम बात करें कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये हमारा कौन सा लक्षण है, प्रभावी लक्षण है। का लंबापन का है, और यह आपका कौन सा लक्षण है, अप्रभावी लक्षण है। और ये हमारी कौन सी जनक पीढ़ी है, जनक। अब इनके जो युग्मक हैं वो कौन कौन से हैं, युग्मक की बात करें तो एक कैपिटल टी और कैपिटल टी, अप्रभावी लक्षण के युग्मक स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब हम क्या करें, इन दोनों के मध्य क्रॉस करवा दें, क्रॉस यानी संकरण करवा दें, तो होगा क्या, ये जो कैपिटल टी है ये स्मॉल टी से संकरण करेगा और क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर ए कैपिटल टी अगले टी से संकरण करे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ए कैपिटल टी ए स्मॉल टी, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ए कैपिटल टी और स्मॉल टी इससे संकरण करे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर पुनः ए कैपिटल टी अगले टी से संकरण करे तो क्या बनाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो हमें ये जो संतानीय प्रथम संतानीय पीढ़ी प्राप्त होगी। कौन सी होगी, वो F1। और F1 में जो सभी लक्षण हमें प्राप्त हुए वो कैसे हुए, प्रभावी लक्षण वाले प्राप्त हुए, क्योंकि ये सभी पौधे कैसे हैं, लंबे हैं। कौन से लंबे, संकर लंबे पौधे हैं, संकर लंबे पौधे। यहाँ पर क्या होगा, सभी में अगर देखा जाए तो सभी में लंबा दिखाई दे रहा है, तो ये प्रभावी लक्षण दे रहा है, जबकि स्मॉल टी नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि ये सभी पौधे कैसे हुए, संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए, तो इसमें अप्रभावी लक्षण जो होता है वो छुपा रहता है और प्रभावी लक्षण दिखाई देता है। इसलिए हमें इसको कौन सा, प्रभाविता का नियम कहते हैं। यहाँ से विकल्प भी बना है कि प्रभाविता के नियम या प्रथम संतानीय पीढ़ी में हमें प्राप्त होते हैं, तो 100% लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। लेकिन कौन से लंबे, संकर लंबे पौधे। हम जानते हैं मेंडल का द्वितीय नियम जो पृथक्करण का नियम है, तो जो हमें प्रभाविता के नियम में प्रथम संतानीय पीढ़ी में जो संतानें प्राप्त हुई थी, अगर उनके मध्य हम स्वपरागण की क्रिया कराएं तो जो हमें F2 पीढ़ी में संतानें प्राप्त होती हैं वो विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात प्राप्त होता है। अर्थात वो अनुपात क्या होता है, 3:1 होता है। तो पृथक्करण का नियम क्या है, जब F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर पौधे में स्वपरागण कराया जाता है
तो F2 पीढ़ी की संतानों में विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात होता है। वो कितना होता है? 3:1 अनुपात होता है। वो कैसे हम देखें तो जैसे हमें प्रथम संतानीय पीढ़ी में संकर पौधे प्राप्त हुए टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये हमें कौन से संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए? संकर लंबे पौधे। ये भी कौन सा पौधा था? संकर लंबा पौधा, लंबा पौधा। अब इनके हम क्या, ये हमारी F1 पीढ़ी है। इनके मध्य हम क्या करा लें? 100 परागण। 100 परागण कहाँ है? तो इनके युग्मक क्या होंगे? कैपिटल टी, स्मॉल टी। इसके भी युग्मक क्या होंगे? कैपिटल टी और स्मॉल टी। बेटा इसका संकलन पहले के साथ कराएंगे तो कैपिटल टी, कैपिटल टी। फिर से दूसरे वाले से कराएंगे तो क्या होगा? कैपिटल टी, स्मॉल टी। इस टी का कैपिटल टी के साथ तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, और इस स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ तो दोनों क्या होंगे? स्मॉल टी। तो हमें लक्षण प्रारूप अनुपात जो प्राप्त देखने को मिला तो ए मिला, जिसमें हमें पहला पौधा कैसा था? ये जो कैपिटल टी है ये शुद्ध लंबा है। कैसा है? शुद्ध लंबा है। ये दो पौधे हमें कैसे प्राप्त हुए? संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। कैसे? संकर लंबे पौधे। और ये पौधा कैसा था? शुद्ध बौना था। अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें जो लक्षण प्रारूप अनुपात प्राप्त हुआ, लक्षण प्रारूप अनुपात वह कितना है? 3:1। क्यों? क्योंकि 3 लंबे पौधे थे और एक कैसा पौधा था? बौना पौधा था। और जीन प्रारूप अनुपात की बात करें, जीन प्रारूप अनुपात, जीन प्रारूप अनुपात आपका एक आपका शुद्ध लंबा पौधा है, 2 आपके संकर लंबे पौधे हैं और एक संकर शुद्ध बौना पौधा है। एक शुद्ध लंबा, 2 संकर लंबे और एक शुद्ध बौना पौधा। तो यहाँ से प्रश्न बने हैं कि पृथक्करण के नियम में लक्षण प्रारूप अनुपात कितना होता है? तो 3:1 होता है। और जीन प्रारूप अनुपात कितना होता है? 1:2:1 होता है। ये हमारा मेंडल का क्या है? पृथक्करण का नियम। गोल पीला बीज और साथ ही साथ हम इसके साथ ले लेंगे झुर्रीदार हरा। ये दो विपरीत लक्षण लिए जो हमारी जनक पीढ़ी है। इसके एलील क्या होंगे? गोल के कैपिटल आर, कैपिटल आर, पीले के कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। ऐसे झुर्रीदार के क्या होंगे? स्मॉल आर और हरे के क्या होंगे? स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ये हमारी जनक पीढ़ी है पी। इनके मध्य हम आपस में 100 परागण की क्रिया कराएं तो हमें प्रथम संतान में सभी हमें संकर गोल और संकर पीले पौधे प्राप्त होंगे। कैसे? संकर गोल तथा संकर पीले पौधे प्राप्त होंगे। प्रथम संतानीय पीढ़ी F1। अब जो F1 से प्राप्त पीढ़ी हुई है, F1 से हमें जो पीढ़ी प्राप्त हुई उसके मध्य हम संकरण कराएं। जैसे ये लिखा हुआ है कैपिटल आर और जो F1 पीढ़ी के पौधे हमें प्राप्त हुए हैं उनके मध्य हम आपस में द्विसंकर संकरण कराएंगे। जैसे हमने लिया कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल
बाई स्मॉल वाई, और कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनके मध्य हम क्रॉस कराएं तो हमें जो प्राप्त होगा वो इस प्रकार से होगा। ऐसे 4 चक्कर बनाने एक प्राप्त, जिसमें हम देखेंगे पहले हम क्या लिखें, इस कैपिटल आर का कैपिटल वाई के साथ, फिर स्मॉल आर का कैपिटल वाई के साथ, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर का स्मॉल वाई के साथ, तो क्या होगा कैपिटल आर और स्मॉल वाई, फिर क्या होगा स्मॉल आर का स्मॉल वाई के साथ, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक यही क्रम यहाँ पर भी लिख लेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर आर स्मॉल वाई। अब इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, फिर इसका हम इसके साथ करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और कैपिटल वाई, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका इसके साथ करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका इसके साथ संकलन करेंगे तो क्या आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसका इसके साथ करेंगे तो स्मॉल आर, देखिए इसका स्मॉल आर के साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई आएगा। अब इसका इसके साथ करिए तो क्या आएगा कैपिटल आर और स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसका इसके साथ करिए तो क्या आएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसका संकलन इसके साथ कराइए तो कैपिटल आर, ये क्या होगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका इसके साथ करेंगे तो हमारा क्या आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इसके साथ करेंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका इसके साथ करिए तो कैपिटल आर स्मॉल वाई है तो स्मॉल वाई, इसका इसके साथ करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पर हम देखेंगे अब इसका इसके साथ करें तो कैपिटल आर कैपिटल वाई का स्मॉल वाई के साथ करेंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका इसके साथ करिए तो स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, तो क्या लिखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका इसके साथ करिए तो क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, इसका इसके साथ करिए तो स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल। अब हम पौधों को चयनित करते हैं कि हमें किस प्रकार के पौधे प्राप्त हों। तो देखिए ये जो पौधा है आर को हम गोल्ड कहते हैं और कैपिटल वाई को पीला कहते हैं, तो गोल व पीले कितने बीज हमें प्राप्त हुई। तो देखें ये जो है गोल पीला है, ये भी बेटा क्या है गोल और पीला है, ये भी कैसा है गोल पीला है, ये भी गोल पीला है, ये गोल पीला है और ये गोल पीला है, और ये भी गोल पीला है क्योंकि कैपिटल आर है तो गोल है, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो कैपिटल वाई का मतलब पीला है तो गोल पीला है, ये भी क्या है गोल पीला है क्योंकि कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, ये भी हमारा कैपिटल आर और कैपिटल वाई है तो ये भी कैसा गोल पीला है। तो कितने पौधे प्राप्त हुए 1 2 3 4
5 6 7 8 9 9 कैसे हैं बोल कीजिए। अब एक ऐसा है, स्मॉल आर किसको बताता है? झुर्रीदार को। झुर्रीदार। और कैसा है? कैपिटल वाई किसको बताता है? पीला कोदो को। अब यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, ये स्मॉल आर लिखा है जो बताता है झुर्रीदार को। ये कैपिटल वाई और कैपिटल वाई है जो किसको बता रहा है? पीलापन को। तो झुर्रीदार पीला एक ए है और झुर्रीदार पीला एक ए भी है। और ये यहाँ पर देखें तो झुर्रीदार पीला एक ए भी है। तो हमें झुर्रीदार पीले कितने प्राप्त हो गए? 3 झुर्रीदार पीले प्राप्त हो गए। आगे हम बात करें तो अगला जो है गोल, इसको देखें, गोल और एक ए भी है। गोल और स्मॉल वाई किसको बताता है? हरे को। गोल हरा 2 हो गए। ए भी क्या है? गोल हरा के। गोल कैपिटल आर और स्मॉल आर है तो गोल और हरा कितने हो गए? 3 त्रिभुज वाले 1 2 3। और ये जो बचा है शेष हमारा वो स्मॉल आर बताता है झुर्रीदार और ये स्मॉल वाई जो बताता है वो बताता है पीले को। जो झुर्रीदार पीला, सॉरी, एक जो ये शेष बताता है बचा है जो स्मॉल आर बताता है झुर्रीदार को और स्मॉल वाई बताता है पीला। तो झुर्रीदार पीला कितना बचा? 1। इस प्रकार से हमारा लक्षण प्रारूप अनुपात क्या हुआ? ये भी विकल्प में पूछा जाता है कि पृथक्करण स्वतंत्र अभिविहन के नियम में जो हमें लक्षण प्रारूप अनुपात प्राप्त होता है वो कितना होता है, या लक्षण दृश्य अनुपात कितना होता है? तो 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। इस प्रकार से हमें ये लक्षण प्राप्त होते हैं।